हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आप कह सकते हो कि वो फिजिकली कैसे दिखते हैं इसके बारे में चर्चा की जाती है। मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या उसका कलर क्या है, या उसका कलर पर बेस्ड उसका ऑर्डर क्या है, या अब देखो अब चीज़ें रिलेट कैसे होंगी। अगर वो सॉलिड लिक्विड गैस का पता चल गया तो कहीं ना कहीं आप उसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर हमसे बात की जाए कि भाई उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है, तो आप उसकी रिएक्टिविटी की बात कर सकते हो, आप उसके ऑक्साइड्स के एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर सकते हो। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू कनेक्ट। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का पूल है। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हो तो बहुत सारी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे अप्रोच करती हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम स्टार्ट करें तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि चलो भाई अब आगे चलते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिगिनिंग करते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले कि अगर ग्रुप 13 एलिमेंट हो, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, या ग्रुप 14 एलिमेंट हो, या ग्रुप 15, या ग्रुप 16, ग्रुप 17, सेम वे ग्रुप 18, ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन सभी में आप क्या चेक करेंगे ऑलवेज? तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ व्हाट थिंग्स यू आर गोइंग टू चेक। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उनका फिजिकल स्टेट कैसा है। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब आपको चेक करना है वो सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। फर्स्ट थिंग ये आपको चेक करना। सेकंड सेकंड जब आपको फिजिकल स्टेट पता चल गया तो आपको ये पता करना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है। लेकिन आप जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको एक रेगुलर ट्रेंड नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड मेटल के लिए कुछ और है, नॉन मेटल के लिए कुछ और है। तो आपको सबसे पहले ये रिलेट करना आना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड मेटल और नॉन मेटल के लिए क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटल में किस पे डिपेंड करती है। तो यू कैन से इन केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में वो डिपेंड करता है किस पे? मेटालिक बॉन्डिंग पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? अगर हम ग्रुप में बात करें तो ना ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होती है? सभी की कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में सेम होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। तो मतलब मैं ये पॉइंट तो ना लिखूं कि मेटालिक बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ग्रुप की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इसको हम तब लिखेंगे जब डी ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम सिंपली लिखते हैं कि मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स, जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी। तो यू कैन से मेटालिक बॉन्डिंग इज इनवर्स ऑफ साइज। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज के इनवर्स है। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट यही हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हुई कि मेटालिक बॉन्डिंग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ मेटल। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? नॉन मेटल की। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन वैन डर वाल फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल फोर्स पे। अब वैन डर वाल फोर्स जो है उसका डिपेंडेंस क्या होगा साइज पे, इसको भी देखा जाए तो यू कैन से वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ये है वैन डर वाल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। तो देखो कितना अपोजिट बिहेवियर है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज, और अगर नॉन मेटल है तो वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज। यानी मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, और नॉन मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यही समझ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन आता है
मेटल और नॉन मेटल तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और कंपाउंड है लाइक आयनिक कंपाउंड हो तो वहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, लैटिस एनर्जी। तो एक फैक्टर ये भी ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ बोरोन की, एल्यूमिनियम, गैलियम की थोड़ी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो BCl3 की भी होगी, AlCl3 की भी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ सोडियम की थोड़ी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो NaCl की भी होगी। तो आपको आयनिक कंपाउंड को भी कनेक्ट करना है। तो आप समझ रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है एक्चुअली। इसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का डिस्कशन है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने किस में डिस्कस किया, यू कैन से केमिकल बॉन्डिंग में। सेम वे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो किस पे डिपेंड करता है, बताइए, टेल मी, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। किस पे डिपेंड करेगा वो? आयनाइजेशन एनर्जी पे। गलत बोला मैंने, इट डिपेंड्स ऑन लैटिस एनर्जी। किस पे डिपेंड करेगा? लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी क्या है? कैटायन और एनायन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायन और एनायन कंबाइन होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे भी ध्यान रखिए, लैटिस एनर्जी जो डिफाइन है वो आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन है, और हाइड्रेशन एनर्जी अलग अलग शब्द निकल रहे हैं, और बॉन्ड एनर्जी टर्म डिफाइन है कोवेलेंट कंपाउंड के। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होते हैं, लेकिन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम कोलॉइड के लिए डिफाइन है। तो इसलिए कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जा सकता। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? आयनिक के लिए। तो लैटिस एनर्जी साइज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फॉलो, वेदर दिस इज साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन। तो देखिए, ये सारी प्रॉपर्टीज, फैक्टर्स अगर ये हमारे दिमाग में है तो आप इजीली वेरिएशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली वेरिएशन बता सकते हैं। देखते हैं कि अब हमारा प्रेडिक्शन सही होगा या नहीं। तो अब अगर मैं बात करूं तो चलते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट पे। तो अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स लिखें तो ग्रुप 13 एलिमेंट में कौन है? सबसे पहले है बोरोन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर कौन है? गैलियम, फिर है इंडियम और फिर है थैलियम। तो ये आई होप इसे याद करने के सेंटेंस तो सबको पता है, या तो बालगेन तेल, या बाबा अलेक्जेंडर गए इंडोनेशिया थाईलैंड, या बैंगन आलू गाजर इन थैला। बहुत सारे वर्ड्स हैं, निमोनिक्स हैं, जिसे आप पढ़ के ग्रुप 13 के एलिमेंट याद कर सकते हो। बट हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बोरोन से हेलियम तक जाएंगे तो हो क्या रहा है? साइज बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, देखो समझने की भी जरूरत है और यहाँ लर्न करके प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, 4-5 बार लिखने की। कैसे? अगर मैं एक रूल फॉलो करूं कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो मुझे ऐसा लगेगा कि डाउन द ग्रुप पहले तो हम ये लिखें कि व्हाट इज बोरोन। तो हमने लिख लिया बोरोन इज अ नॉन मेटल, और उसको छोड़ के सारे क्या हैं? मेटल्स। तो यू कैन से एल्यूमिनियम से लेके थैलियम तक क्या है? ये सारे मेटल्स। ठीक है, तो अब बोरोन वाला पार्ट अलग हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अकेला नॉन मेटल है ग्रुप 13 में, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे कैसे छोड़े? पहले डेटा से चेक करेंगे, फिर सोचेंगे कि है क्या चक्कर। ठीक है, अब आते हैं एल्यूमिनियम से थैलियम तक। अब जब आप एल्यूमिनियम से थैलियम तक आओगे तो ये सारे मेटल है। अब आप सोचोगे क्या कि मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो हमें पता है इट डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग साइज के इनवर्स है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और यू कैन से एटॉमिक साइज, या यू कैन से साइज ऑफ एटम। ठीक है, नाउ यहां पर एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं कि ऑब्वियसली ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं। लाइव भी हो तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है सभी के डाउट पढ़ के बताने में, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है, जो व्यूअर देख रहा होता है जिसका वो डाउट नहीं है उसे अपना थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक काम हम और कर सकते हैं, वीक में एक लेक्चर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज स्टार्ट करते हैं।
It can be a lecture in a week, it can be 2 lecture in a week, it can be 3 lecture in a week, depends on your doubts. तो आप जैसे जो भी अभी पढ़ रहे हैं, तो राइट नाउ एक्चुअली इट्स अ रिवीजन सीरीज. पहले ध्यान देना कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट. ये सीरीज 2 ईयर या 1 ईयर कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये सीरीज 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन. तो अगर स्टिल कंसेप्चुअल कोई डिटेल्ड डाउट कंसेप्चुअल है तो डेफिनेटली लेक्चर देखो. साल भर जिस टीचर से पढ़े हो उसी का लेक्चर देखो. इस टाइम पे किसी नए टीचर के लेक्चर पे स्विच करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो चाहे मेरे कितने बड़े भी फैन हो तुम, लेकिन फिर भी मेरा लेक्चर नहीं देखोगे, या हो सकता है 3-4 लेक्चर से तुम बन गए हो कि नहीं नहीं सर का समझ आ रहा है, फिर भी जो टीचर पढ़ा रहा है उसी का. क्योंकि इस टाइम कोई भी नया टॉपिक सीखना नए टीचर से डेंजरस हो सकता है. ठीक है, और जो भी डाउट आ रहा है अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, आप उसे अपने क्वेश्चंस कमेंट करिए. तो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में उसको हम कवर कर लेंगे. तो इस तरीके से आपका टाइम और इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाए. तो मेरे जो भी लेक्चर आप माइंड मैप सीरीज में देखना, आप उसमें अपने डाउट्स या जो भी क्वेश्चन है आप उसे कमेंट करिए. तो एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पे भी लेक्चर लेते चले जाएंगे ताकि रिवीजन की में भी आपको कोई परेशानी ना आए. ओके, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम के. ठीक है, तो हमें समझ आया कि एल्यूमिनियम से बड़ा साइज गैलियम है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, इंडियम का और कम होगा और थैलियम का सबसे कम होगा. ठीक है, अब बिल्कुल सही. लेकिन सर बोरोन का क्या करें? कुछ नहीं, बोरोन वाले केस में हम क्या करेंगे, डेटा देखें. तो जैसे हमने बोरोन का डेटा देखा तो हमने देखा बोरोन इज एक्सेप्शनली हार्ड. मतलब एक्सेप्ट बोरोन सब सॉफ्ट है. तो क्वेश्चन है व्हाई बोरोन इज हार्ड. तो बोरोन इज हार्ड ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसकी वजह से बोरोन क्या है, हार्ड. अब जैसे आपको पता है कि डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ZnS टाइप, 4 ही सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर बड़े हैं. तो यू कैन से इसका क्रिस्टलाइन टाइप स्ट्रक्चर है बोरोन का, इसकी वजह से एक्सेप्शनली हार्ड. तो यू कैन से इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मतलब कहाँ तो बोरोन का साइज छोटा है तो सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन हाईएस्ट है. नाउ एक्सेप्ट बोरोन ऑल आर सॉफ्ट मेटल्स. ध्यान दो इस बात पे, बोरोन को छोड़कर सारे मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट. सॉफ्ट के साथ साथ और क्या है, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग. ठीक है, तो अब यहां पर एक बड़ी सिंपल सी बात बोली जाती है कि गैलियम को अगर हाथ में ले लेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो गैलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 303 केल्विन. 303 केल्विन मतलब 30 डिग्री सेल्सियस. तो जनरली गर्मियों में तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है. तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन आंसर एक. तो हमने लिखा पहला क्वेश्चन, विच ग्रुप 13 या विच नॉन मेटल, मेटल नहीं मेटल है, विच मेटल इज लिक्विड इन समर. ठीक है, कौन सा मेटल लिक्विड है समर में, किसमें, समर में. ठीक है, पहला तो क्वेश्चन हमारे पास ये आया. ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दें. नाउ तो एक्चुअली लिखते वक्त फिर टी शर्ट टच हो गई तो उसकी वजह से ऐसा हो गया. नाउ सेकंड, उसके बाद पूछते हैं कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, वो मेटल है ग्रुप 13 में जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है. तो यू कैन से विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला है. ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है विच इज यूज्ड. कौन सा नॉन मेटल यूज होता है टू मेजर
हीट यू कैन से किस लिए यूज होता है, हीट वगैरह मेजर करने के लिए हाई टेम्परेचर्स, टू मेजर हाई टेम्परेचर्स, ये ज्यादा बेटर है। तो विच मेटल इज यूज्ड टू, विच मेटल, ठीक है, इज यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर, कौन सा मेटल यूज होता है टू मेजर हाई टेम्परेचर, क्या मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है, टू मेजर हाई टेम्परेचर। इन सभी का आंसर, सभी का आंसर एक है, क्या, गैलियम। तो इसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इंक्लूडेड है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका है 303 और यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट है 2676, ठीक है। तो हमने देखा, तो हमने क्या देखा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 2676, तो इतना हाई रेंज है इसका, इसलिए गैलियम को हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा सारे क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमने बात पढ़ ली ग्रुप 13 पे बेस्ड, तो समझ गए इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। फिर उसके बाद अब इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो लास्ट चैप्टर में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे बनेगा कि डाउन द ग्रुप +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है। तो यू कैन से लेट्स स्टडी फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो अगर हम पहला क्वेश्चन कि B3+ जो B3+ है डज नॉट एग्जिस्ट, तो B3+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, इसलिए वन वर्ड ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो B3+ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जो B3+ आयन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और बोरोन के बाद आता है एल्यूमिनियम, Al3+ एग्जिस्ट, Al3+ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। फिर अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि सर आपने तो बोला बहुत सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला क्वेश्चन Bx3 और B3+ ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बोरोन +3 शो करता है, कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। अब पता है ये जो कंसेप्ट है ना, ये पूरे पी ब्लॉक में सेम है, जैसे बोरोन के बाद कार्बन आता है, ठीक है। तो बोरोन की तरह ही कार्बन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई C4+ डज नॉट एग्जिस्ट, C4+ क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। या फिर क्वेश्चन बन जाता है कि वाई C4+ कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, C4+ कंपाउंड्स कोवेलेंट क्यों होते हैं। सेम वे ग्रुप 14 के बाद 15 में अगर आए नाइट्रोजन में, तो यहां भी एनसीईआरटी का सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाता है। एनसीईआरटी का इसलिए पूरा ब्लू कलर से लिख देते हैं कि PCl3 इज आयनिक बट PCl5 कोवेलेंट, ठीक है। देन और क्या पूछा जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं किसमें, इवन इन देयर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोवेलेंट होते हैं, पॉजिटिव में भी कोवेलेंट होते हैं। अब इन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर कंसेप्चुअली बोलूं तो फजान रूल से जाएगा। अगर कंसेप्चुअली बात करें तो फजान रूल पे जाएगा कि स्मॉलर कैटायन, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आंसर तो इन पांचों क्वेश्चन का क्या हुआ, ठीक है, पहला आंसर क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फजान रूल। किस बेसिस पे बताया है हमने, फजान रूल के बेसिस पे। क्या बोला है, कैटायन का जो साइज होता है, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन, ध्यान रहे मैं वर्ड कैटायन लिख रहा हूं ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि पोलराइजेशन वर्ड सिर्फ कैटायन के लिए डिफाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। फिर ये भी ध्यान रहे जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा
कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, बोर्ड पे आएगा ये वर्ड, आना तो चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, तो सभी आंसर्स इस बेसिस पे हो जाएंगे। और लेकिन एनसीईआरटी एक और आंसर देती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो आंसर क्या है देखो जरा, उसका दूसरा आंसर है B3+ इज कोवेलेंट। B3+ कोवेलेंट है, क्यों है? बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सम ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सम ऑफ सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। क्या वर्ड यूज करना है? वेरी हाई, इज वेरी हाई। सेम वे अगर हमसे पूछा जाता है PCl5 इज कोवेलेंट, हमसे ये बात बोली गई कि PCl5 जो है वो ज्यादा कोवेलेंट है देन PCl3, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज अगेन सेम रीजन है दोबारा कि जो कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी का सम है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर वो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यू कैन से सम ऑफ 5 आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। 5 आयनाइजेशन एनर्जी का सम बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको फिर बार बार, जो पिछली बार बोला था कि किस्मत कभी किसका हाथ साथ नहीं छोड़ती है, जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ती, इसलिए मेहनत करते जाना है आपको। तो PCl5 कोवेलेंट है, B3+ कोवेलेंट है, आंसर आपके सामने, ठीक है। तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं सबका आंसर इसी से रिलेट हो जाएगा। तो अब मैं आपने यहाँ पे क्या टेक अवे पॉइंट रहा, अब मैं समराइज कर रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट्स समराइज। अब इन पूरी चीजों को समराइज किया जाए कि कभी भी न्यूमेरिकल में आपसे, न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, P ब्लॉक या S ब्लॉक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, किसी में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोवेलेंट कैरेक्टर का या आयनिक का, तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन में जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो आना चाहिए फजान रूल का। ऑब्जेक्टिव में तो भाई हम अपने आप आंसर दे नहीं सकते, वो ऑप्शन देते हैं, हमें टिक करना है। लेट्स से फजान रूल ऑप्शन में नहीं है, तो अगर फजान रूल ऑप्शन में नहीं है तो जनरली योर आंसर डिपेंड्स ऑन सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी, कि आपको बताना है कि जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं उनका सम क्या है, ठीक है, कि आपको कॉन्जिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ आयन के बारे में आए तो हमेशा आपका आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट होना चाहिए, ऑलवेज। जैसे अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव में उसका एक ही आंसर होगा, क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो अब हमने पहला क्वेश्चन, मतलब मैं बोलूंगा कि ये 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6, और इनका आंसर 1। मैं इसे एक लाइन में 6 क्वेश्चन बनाता हूं, कैसे? तो यू कैन से वाई स्टेबिलिटी ऑफ +1, ध्यान से सुनना, +1, then you can say +2, +3, +4, +5. Why stability of +1, +2, +3, +4, +5 oxidation state increases down the group? क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 13, 14, 15 के बाद क्या आता है? 16, 17 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाए क्रमशः, मतलब +1 फॉर ग्रुप 13, +2 फॉर ग्रुप 14, ये डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? आंसर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये होता है। सेम में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मुथ आर ऑक्सीडाइजिंग। पेंटाहेलाइड्स of Bi are oxidizing agent. You can answer.
देन अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे पहले तो ऐसे पूछेंगे PB4, जो PB4 है वो ऑक्सीडाइजिंग है। इसी क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते हैं, PbO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज योर आंसर? ऑब्जेक्टिव में इसका कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे? तो आप टिक करोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की सेम वे। फिर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, यू कैन से SN2 इज रिड्यूसिंग, SN2 रिड्यूसिंग है और SNO इज रिड्यूसिंग एजेंट। वाई, क्यों है ये? ठीक है, अगेन आपको बताना है। फिर उसके बाद बोला जाता है इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन। आप देखो, आयोडीन अगर ऑक्सीडाइज होता है बेसिक मीडियम में तो वो बनाता है IO3 माइनस, नॉट IO4 माइनस। वाई? Because +5 oxidation state in group 17 is more stable than +7 oxidation ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑब्वियसली बोर्ड का पेपर तो नहीं है कि पूरी स्टेटमेंट लिखना है, ऑब्जेक्टिव में होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आपको सीधे उसे टिक कर देना है कि जस्ट हमने इसे टिक कर दिया एंड दैट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो जनरली इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट के 2 एलिमेंट में एप्लीकेबल होता है। जनरली इट इज एप्लीकेबल इन लास्ट 2 एलिमेंट्स, लास्ट के 2 एलिमेंट में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमने ग्रुप 13 क्या मतलब ऑलमोस्ट 14, 15, 16, 17 के सारे क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड किए। ठीक है, अब हमने ये तो समझ आ गया कि बोरोन को छोड़ दिया जाए तो सारे क्या थे यहाँ पे ग्रुप 13 में, सारे क्या थे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऑल आर मेटल्स। तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, मेटेलिक बॉन्डिंग के साइज इनवर्स है तो डायरेक्टली डिक्रीज होता चला जाए। लेकिन कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाती है जब हम 14 या 15 में आते हैं, तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो वो क्या आता है देखो जरा। लेट्स से आप ग्रुप 14 एलिमेंट का डिस्कशन करते हो, तो उसमें आपने सबसे पहले लिखा कार्बन, ठीक है, फिर आपने लिखा सिलिकॉन, फिर आपने लिखा जर्मेनियम, फिर आपने लिखा टिन, फिर आपने लिखा लेड। तो केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम, क्या निमोनिक होता है इसके लिए, केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम। अब केमिस्ट्री सर की सन की प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री सर को एक और प्रॉब्लम है कि आप मुझे बताइए व्हाट इज कार्बन, व्हाट इज सिलिकॉन, व्हाट इज जर्मेनियम, व्हाट इज टिन एंड व्हाट इज लेड। मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सब क्या है। ठीक है, तो हमें पता चला कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, ये हैं नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी में यार। जर्मेनियम इज मेटलॉइड एंड टिन एंड लेड आर मेटल्स। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी याद करो क्या होता है, डिक्रीज। क्यों? साइज बढ़ता चला जाता है, तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन कम होता चला जाता है, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाएगा। एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मेटालिक कैरेक्टर, यानी डाउन द ग्रुप मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो टिन और लेड मेटल है, कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम इज मेटलॉइड। अब आप सोचो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, फिर वही सोचोगे, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, कार्बन से सिलिकॉन पे गए तो साइज बढ़ा। देखो अब आप सोचोगे कैसे, और सोच के कई बार अगेंस्ट काम हो जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सोचा कि ये नॉन मेटल है, फिर आपने सोचा, मतलब अब आप कंसेप्चुअली सोच रहे हो कि नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे बात करते हैं समझने की, तो बताओ समझने के साथ साथ क्या ये लर्न और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप तुरंत समझ जाओ या रिकॉल कर सको हाउ टू थिंक, या ये सोच सको कि कैसे सोचना है।
कि नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा या नहीं, या कोई कंसेप्ट है जिससे आप अपने आप दिमाग में अंतरात्मा से आवाज आएगी वैन डर वाल फोर्स। तो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल फोर्स पे। तो जैसे ही आपको पता चला इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल फोर्स पे डिपेंड करता है, तो वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अब हमने सोचा कार्बन से सिलिकॉन पे गए, सिलिकॉन का साइज बड़ा, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, तो सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए। लेकिन यार ये तो कंफ्यूजन किसी को नहीं आता, सबको याद रहता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो जैसे डायमंड, जो डायमंड है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, तो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, कार्बन का। व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, कार्बन में एक कार्बन टेट्राहेड्रली 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, सीसीपी टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटम्स कॉर्नर के साथ साथ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो एज वेल एज फेस सेंटर, तो सॉलिड स्टेट से रिलेट हो जाता है ये, तो इसलिए कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब बीच में मेटलॉइड है और उसके बाद टिन और लेड, तो यहाँ पर आपको तुरंत सोचना पड़ेगा कि जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। तो मेटल मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग, तुरंत याद आया कि किस पे डिपेंड करेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग पे। फिर आपको पता है जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब आउट ऑफ टिन और लेड, लेड इज सॉफ्ट, टिन और लेड में से लेड सॉफ्ट है। वैसे तो मैं बोलूंगा टिन और लेड बोथ आर सॉफ्ट, एनसीईआरटी तो बोलती है कि दोनों ही सॉफ्ट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाई कार्बन हैज, या कार्बन इज हार्ड, डायमंड इज हार्ड, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या आंसर दे दोगे, यस बिकॉज ऑफ सीसीपी स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रली एक जायंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। व्हाई टिन एंड लेड आर सॉफ्ट, ये क्यों सॉफ्ट है, या इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है। या आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई दे आर लो बॉइलिंग, या व्हाई दे आर लो मेल्टिंग। तो बस आंसर ये है कि साइज इज वेरी लार्ज एंड मेटेलिक बॉन्डिंग इज वेरी वीक। मेटेलिक बॉन्डिंग को इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, बाकी टिन और लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर ही लिया है, उसके कंपाउंड्स का डिस्कशन भी हमने कर लिया, ठीक है। कार्बन इज अ सॉलिड, सिलिकॉन के सिलिकेट्स बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स तो मेंस और नीट दोनों का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कौन ऑक्साइड्स है, कौन ऑक्साइड्स है बेसिक, कौन एम्फोटेरिक है। तो अगेन ये भी डिपेंड करेगा, अगर आपको पता है कि जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, तो डेफिनेटली जर्मेनियम का जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा, नहीं होगा, बताओ। तो अगर आप मेटलॉइड याद कर सकते हो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, या फिर उल्टा भी सोच सकते हो, अगर आपको ये मेटल्स पता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो एलिमेंट क्या होंगे, मेटलॉइड्स होंगे। लेकिन इसका एकदम रिवर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है एल्यूमिनियम इज अ मेटल, बट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो इसलिए आपको एम्फोटेरिक मेटल्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अलग अलग याद करने हैं, ऐसा नहीं है एक को याद किया तो दूसरे से छुटकारा मिल जाएगा, ये केमिस्ट्री है, यहाँ डेटा एक्सप्लेन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंसेप्ट, तो एक ही कॉन्सेप्ट थ्रू इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं डी सब शेल आ जाता है, एफ सब शेल आ जाता है, डी की शेल्डिंग पुअर, एफ की वेरी पुअर, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ठीक है। नाउ ग्रुप 14 के बाद चलते हैं किस पे, ग्रुप 15 का डिस्कशन करते हैं कि ग्रुप 15 में क्या है। तो ग्रुप 15 में आप, मैं, हम सब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो सब 9th पास है, ठीक है। तो 9th पास सभी है, तो सभी 9th पास हैं, और यही निमोनिक है किसका, ग्रुप 15 का ये निमोनिक है, 9th पास सभी। तो 9th पास सभी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, तो 9th पास सभी। अब यहां भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है,
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स के बीच में ना अच्छी खासी दौड़ है। ठीक है, तो देखो जरा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो अगर चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, फॉस्फोरस भी हमारा क्या है, नॉन मेटल, आर्सेनिक क्या लगता है आपको, मेटलॉइड होना चाहिए। फिर उसके बाद एंटीमनी, सही बोल रहा हूँ ना, यस, एंटीमनी एंड बिस्मुथ आर मेटल्स। तो अब यहाँ पे देखें तो बिगिनिंग के नॉन मेटल, एंड के मेटल, मतलब अच्छा खासा वेरिएशन है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कि सामने वाला कौन है। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सामने वाला कौन है, नॉन मेटल, तो डिपेंड्स ऑन वैंडरवाल फोर्स एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन आर्सेनिक से कहानी बदल गई। आर्सेनिक से क्या हो गए, ये मेटल्स हो गए। अब जब ये मेटल्स हो गए तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करेगा ये, मेटालिक बॉन्डिंग पे। और मेटालिक बॉन्डिंग पे अगर डिपेंड कर रहा है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज के इनवर्स है, मतलब अब डिक्रीज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि दिस इज वेरी वेरी स्टार पॉइंट। ये 5 स्टार है, खा जाओ सीधे, कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड आर्सेनिक के बाद से डिक्रीज एंड डिक्रीजेस फ्रॉम आर्सेनिक टू Bi। तो ये डेटा आप चेक कर लेना, ये मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है। तो अब आपके ऊपर है आप इसे कैसे याद रख सकते हो, या तो पूरे पी ब्लॉक में सिर्फ ये 15 ये जो वेरिएशन शो कर रहा है, क्योंकि बाकी में 1-2 थे, और जनरली पहले वाले एलिमेंट का एनॉमलस बिहेवियर होता है, क्योंकि छोटा साइज होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, ये 2 एनॉमलस बिहेवियर होते हैं। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि जनरली छोटा वाला एलिमेंट कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी शो करता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन इज अ गैस, फॉस्फोरस इज अ सॉलिड। यहाँ पे ये बात भी है कि नाइट्रोजन को छोड़कर सारे सॉलिड्स हैं। तो एक और स्टार पॉइंट आपको याद रखना है, क्या, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ दो तो ऑल ग्रुप 15 आर सॉलिड्स। मतलब नाइट्रोजन इज अ गैस, फॉस्फोरस सॉलिड, आर्सेनिक सॉलिड, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ठीक है, और सेम वे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन को छोड़कर ऑल हैव एलोट्रॉप्स, बाकी सभी के एलोट्रॉप्स होते हैं। व्हाट आर एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो यू कैन से एलोट्रॉप्स होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे डायमंड कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन का एक और फॉर्म है कोल और फुलरीन। तो ये जो तीनों फॉर्म है, यू कैन से डायमंड, फुलरीन, ग्रेफाइट बोलना चाहिए, कोल नहीं मेरे को, सॉरी। तो ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, इन तीनों को अगर एयर में बर्न करेंगे CO2 बनाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट दिखने में अलग अलग है। ग्रेफाइट का शीट लाइक अलग स्ट्रक्चर है, डायमंड का जायंट 3 डायमेंशनल अलग स्ट्रक्चर है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, फुलरीन का हेक्सागोनल और पेंटागोनल का कॉम्बिनेशन है। तो यू कैन से प्लस यहाँ पे एक डैंगलिंग बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट अभी आएगा, आगे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये सारी चीजें हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो यू कैन से एलोट्रॉप्स नाइट्रोजन को छोड़ के सभी बनाते हैं। ठीक है, मतलब फास्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होंगे। अब क्या होता है ना, जैसे ही मैं ये नाम लेता हूँ मेरे से बच्चा तुरंत पूछना चालू कर देता है, सर सबके एलोट्रॉप्स याद करने पड़ेंगे। यार ऐसे तो तुम ये सोचो ना, संसार बहुत ही बड़ा है, और ऐसे में अगर तुम सब कुछ याद करने लगोगे तो मुझे लग रहा है कि 50 साल भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में एक एक पार्ट पे रिसर्च होती है, एक एक पार्ट पे बहुत सारी बुक्स हैं। लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स, तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड तो नहीं जाने वाले हम। तो अगेन ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड क्या है, एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको अपने पुस्तक मतलब गीता, भगवत गीता मान के उसका 3-4 बार पाठ करो और बस आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी नीट और मेंस में। तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें का डिस्कशन किया। अब जैसे ही डिस्कशन किया, एक ग्रुप मैं बोलूंगा, चाहे वो ग्रुप 13 हो, 14, 15, 16, 17, इनके ऊपर एक और बड़ा कॉमन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। क्या आता है, तो वो क्वेश्चन है हमारा,
तो एक साथ ही लिख लिया जाए, ठीक है। वाई नाइट्रोजन इज गैस, जो नाइट्रोजन है वो गैस है, बट फॉस्फोरस इज सॉलिड। क्वेश्चन वही, अब क्वेश्चन में एलिमेंट का नाम बदल दो, जैसे वाई ऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, चाहे नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ये डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ऑब्जेक्टिव में तो हमें एक दो वर्ड याद रखना था, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मतलब अलग अलग होते हैं, और अलग होने की वजह से इनमें वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं इनमें? वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। जब वीक फोर्सेस होंगे तो डेफिनेटली गैस होंगे। लेकिन फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस इज टेट्राएटॉमिक, P4 मतलब टेट्राएटॉमिक, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग वैंडरवॉल फोर्सेस। तो ऑप्शन ये भी आ सकता है, तो हमें हर तरीके से सोचना है। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग वैंडरवॉल फोर्स। सेम वे आप बोलोगे सल्फर इज ऑक्टा एटॉमिक, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग वैंडरवॉल फोर्सेस एंड आर सॉलिड्स। कुछ तो फोर्सेस की वजह से सॉलिड्स हैं, कुछ अपने जायंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से सॉलिड है, जैसे सिलिकेट्स, जैसे डायमंड, कार्बन। तो अलग अलग रीजन है व्हाई डायमंड इज सॉलिड, बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क या सीसीपी स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियसली ये तो आप बोलोगे नहीं, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अलग है, नहीं तो आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में आपने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं क्रिस्टलाइन ही के ही होते हैं। माना कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड भी वो स्ट्रक्चर शो करते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर शो करते हैं तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 हाई होता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 16 पे। तो ग्रुप 16 बहुत ही मोटिवेटिंग सा ग्रुप है। ये बहुत ही मोटिवेटिंग निमोनिक है इसका, जैसे एग्जाम की घड़ी में बच्चा यही सबको बोलता है। क्या बोलता है बच्चा? बच्चा बोलता है उससे टेपो। तो क्या बोलता है? उस से टेपो, मतलब कैसे भी उद्धार हो बस। ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अरे अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। सेलेनियम क्या है? मेटलॉइड। टेल्यूरियम क्या है? मेटलॉइड्स। तो यू हैव टू लर्न दिस। ये है नॉन मेटल, ये क्या है? मेटलॉइड। लास्ट वाला ना लिखूं? व्हाट इज पोलोनियम? मेटल, ऑब्वियसली मेटलॉइड के बाद है, तो ये क्या है? मेटल। तो इसमें आप कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं। क्यों? क्योंकि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में भी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो यू कैन से बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चंस को लिखा जाए तो एक क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं, वाई ऑक्सीजन इज अ गैस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो डाउन द ग्रुप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, हमेशा ये क्या होते हैं? रेगुलरली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो बस याद रखने वाली बात क्या है? तो यू कैन से याद रखने वाली बात है कि ऑक्सीजन इज अ गैस, सल्फर इज अ सॉलिड, ठीक है। दूसरी याद रखने वाली बात है, ऑल, इसमें सारे क्या शो करते हैं? ऑल शो एलोट्रॉप्स। सारे एलोट्रॉप शो करते हैं, सारे एलिमेंट्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे उसमें नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस कि ओजोन इसका आइसोटोप, ठीक है। तो अब आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट पे कि ग्रुप 17 एलिमेंट में क्या कुछ एनोमलस या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो मैं बोलूंगा ग्रुप 17 एलिमेंट जो है वो क्या बोलता है? ग्रुप 17 बोलता है फिर कल बारिश आई, ठीक है। क्या बोलता है वो? फिर कल बारिश आई। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 80, 80 के लिए फिर कल बारिश आई, अति में बारिश आई, बहुत ज्यादा बारिश आई, ठीक है। तो फिर कल बारिश आई, और यू कैन से अब यहाँ पर
थोड़ा सा हमें आइडिया है वैसे, फिर भी ये सारे एलिमेंट डायटोमिक हैं, F2Cl2 Br2 I2, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एलिमेंट है FCl इसमें देखते हैं व्हाट इज फ्लोरीन। तो यू कैन से फ्लोरीन इज अ गैस। एंड व्हाट इज क्लोरीन? क्लोरीन इज अ गैस। व्हाट इज ब्रोमीन? ब्रोमीन इज अ लिक्विड। व्हाट इज आयोडीन? आयोडीन इज अ सॉलिड लाइक कैम्फर, कपूर की तरह सॉफ्ट सॉलिड होता है। बट एक चीज इसमें क्लियर है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases. Why? Due to regular increase in size. तो ऑब्जेक्टिव में वो डायरेक्टली इधर आपको वैसे ये रीजन याद रहता है सभी बच्चों को, ड्यू टू रेगुलर इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज में क्या हो रहा है? रेगुलर इंक्रीज। अब ऑप्शन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अगला पॉइंट ये हो सकता है रेगुलर इंक्रीज इन वैंडरवॉल फोर्स। आप ये भी बोल सकते हो कि वैंडरवॉल फोर्स में रेगुलर इंक्रीज होता है। तो ग्रुप 17 में जो डिस्कशन था ये इंपॉर्टेंट था। देन जो याद रखने वाली बात है, ग्रुप 17 में सारी कहानी फ्लोरीन पे डिपेंडेंट है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फ्लोरीन। जैसे फ्लोरीन को लेके बहुत सारी बातें। पहली बात है फ्लोरीन FF बॉन्ड लेंथ छोटी है, Cl बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी लो है? तो वी नो दैट आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की कम है। व्हाई? बिकॉज स्मॉल साइज होने की वजह से इसके पास 3 लोन पेयर है। क्लोरीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन से जब क्लोरीन पे जाते हैं तो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 70% बड़ा है। इतना बड़ा वॉल्यूम होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन फ्लोरीन में बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। इवन ये ट्रेंड एनसीईआरटी पी ब्लॉक में भी गिवन है, तो वो याद रखना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड है क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। दिस इज द ट्रेंड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये एक्सपेरिमेंटल है तो सजेशन है याद करने। वाई सो? ऐसा क्यों है? तो रीजन क्या है इसका? 5 स्टार पॉइंट है। इसका रीजन है ड्यू टू हाई लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि इनमें लोन पेयर रिपल्शन हाई है ना। अब फिर फ्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लोरीन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करता है? ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ ये किसके साथ? तो अभी हमने याद किया है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो बात दिमाग में सेट कर लोगे, कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो यहां भी रीजन पता होना चाहिए। यहां पे क्या रीजन है? ड्यू टू, अब ऑब्जेक्टिव में वर्ड क्या आएगा वो पर्टिकुलर वर्ड याद रखिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। वैसे कहानी तो पूरी ये है जो सुननी है तुम्हें मुझसे, कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, उस छोटे से साइज में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको जगह नहीं मिलती, वो भगा देते हैं। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, भगा देते हैं, या मतलब चाहते नहीं है कि आए, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। आप खुद ऐसे सोचो कि आप एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और एक बेंच मतलब दोनों बेंच का साइज सेम है, और दूसरी बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, कौन अपने दोस्त को बिठाएगा? कितना ही पक्का दोस्त हो, 3 बेंच जहाँ बैठे हैं वो तो बोलेगा पीछे ही बैठ गए, परेशान रहेंगे पूरे दिन, तो रिपल्शन होगी। तो ऐसे ही फ्लोरीन में होता है कि चाहे कितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, लेकिन साइज इतना छोटा है, स्पेस इतना कम है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करते हैं। ठीक है, अब तुरंत इसके बाद बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो जैसे ही बात होती है किसकी?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होती है तुरंत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है ज्यादा, क्लोरीन, तो अच्छा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होना चाहिए, क्लोरीन, लेकिन आंसर क्या है, क्लोरीन। फिर सोच से अलग आंसर क्यों हुआ है यहाँ, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डू नॉट डिपेंड, क्या याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं, सॉरी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के साथ साथ दो और फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो दो और फैक्टर क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो फ्लोरीन क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी नॉट रिड्यूसिंग, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड अगेन दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कि वाई सॉल्ड है एग्जांपल, सॉल्ड एग्जांपल एनसीईआरटी का, व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बोलोगे एज इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, क्योंकि ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फ्लोरीन हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब अगर ऑप्शन में बोथ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ऑप्शन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है, हाइड्रेशन भी है और बोथ का ऑप्शन है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इज बोथ, बट लेट्स से बोथ नहीं है, हाइड्रेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएटेड हाइड्रेशन, ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर यही है। तो फ्लोरीन जो है बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाता है। फिर यहाँ पर ग्रुप 17 में एक और क्वेश्चन होता है जो डिस्कस किया जाता है, वो होता है कलर के ऊपर। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब थोड़ा सा कलर याद किया कि जो फ्लोरीन है उसका कलर क्या होता है, तो यू कैन से क्लोरीन का कलर होता है येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का कलर एनसीईआरटी देती है रेड, और इन अदर टेक्स्ट रेडिश ब्राउन लिखा हो। तो रेड और रेडिश ब्राउन कुछ भी हो, आप इसे क्या कहते हैं, ब्रोमीन ही मानेंगे। लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एनसीईआरटी कह रही है कि ब्रोमीन इज रेड। एंड आयोडीन का कलर होता है वायलेट या पर्पल, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, व्हाई हैलोजेंस आर कलर्ड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी कि हैलोजेंस कलर्ड क्यों होते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार स्टेटमेंट, जेई एडवांस में तो एक बार आया भी हुआ है। तो व्हाई हैलोजेंस आर कलर्ड, अगर एनसीईआरटी की बात बोलें कि हैलोजेंस क्यों कलर्ड है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या है सुनो, एज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं हायर एनर्जी लेवल पे, और लेकिन वो वापस आते हैं एंड रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, और वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जो ट्रांसमिटेड एनर्जी होती है, मतलब एब्जॉर्ब करके बची हुई एनर्जी जो एमिट करते हैं, वो विजिबल रीजन में लाई करती है। ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइज इन विजिबल रीजन, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, बात किसकी करनी चाहिए, जेई मेंस की। वैसे अब जैसे आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आई थी वीबीटी, फिर आया वीएससीपीआर थ्योरी, फिर आया उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और लास्ट में खत्म हुआ बॉन्डिंग एमओटी पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एमओटी पे ही चलता है। अगर आपके दिमाग में फ्लोरीन का एमओटी डायग्राम है तो सही है, नहीं है तो अभी स्टॉप करो स्क्रीन और सर्च करो गूगल पे या नोट्स में देखो कि F2 या O2 का एमओटी डायग्राम क्या है। तो उसमें आप देखोगे
इलेक्ट्रॉन कलर शो करेगा हायर लेवल पे जाने पे। तो जो हायर नेक्स्ट एनर्जी लेवल है एमओटी के अकॉर्डिंग वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो लास्ट ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन फिल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ध्यान से सुनो ये वाली बात तभी समझ आएगी जब आपके दिमाग में एमओटी का स्ट्रक्चर होगा। तो लास्ट जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होता है एमओटी में उसे बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद जो खाली रहता है उसे बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो आपने ड्रॉ किया फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, तो ये फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल हैं और ये फ्लोरीन के 3 पी ऑर्बिटल हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2p5 एंड यू कैन से 2p5, ठीक है, 2p5। अब 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, तो देखो जरा 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन जैसे 2 एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है, वैसे ही 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए। अब उसके बाद सुनो क्या हुआ, यहां पर आप बोलोगे नीचे जो बनता है दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जो नीचे बनता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर जो बनता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो 5 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आए यहां पर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए। तो यू कैन से, आप यहां पे कह सकते हो कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इनका नाम सुनो क्या होता है, सिग्मा 2p z। क्लोरीन के लिए बना रहा हूं, ये हो जाएगा पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py। z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6, अभी 10 होने हैं। तो 10 के लिए आप बोल सकते हो 1 2 1 2। तो अब क्या हुआ देखो, ये है एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगाते हैं, तो ये है पाई स्टार, ये भी पाई स्टार, 2px एंड 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, लिख देते हैं 2pz, और वो खाली है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये वो लास्ट ऑर्बिटल है जो फिल्ड है और ये वो लास्ट ऑर्बिटल है जो खाली है। तो जो लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल होता है उसे बोलते हैं होमो। तो जेई मीन्स के जो बच्चे देख रहे हैं या एडवांस के, उनके लिए बता रहा हूं, तो इसे बोलेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद ये सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है जो खाली है, उसको बोलते हैं लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जेई ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो उसने ऑप्शन दिया था कि जब फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं तो होमो लूमो का गैप कम होता चला जाता है। तो अब होमोलुमो के बारे में ही नहीं पता, बट अब पेपर में आया है वंस, तो सो इतना आइडिया होना चाहिए। तो आंसर है कि गैप बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो डिक्रीजेस। ओके, तो व्हाई हैलोजेंस आर कलर्ड, बट जो एनसीईआरटी बोलती है उसको सुन लो, हैलोजेंस क्यों कलर्ड होते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं, जो किस में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। नाउ लेट्स कम टू अदर पार्ट की फ्लोरीन और क्लोरीन का वाटर में क्या बिहेवियर है। तो हम बोलेंगे यहां पर आपको याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड पूछा है। तो यू कैन से फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े। फिर आपको याद रखना है क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ट्राई टू राइट इट्स आंसर, इसका आंसर लिखने की कोशिश करो। फ्लोरीन वाटर में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन, तो मतलब ये रिएक्ट ही कर गए तो सॉल्युबल तो माना ही जाएगा। एंड उसके बाद हम बोलेंगे ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली सोल्यूबल या पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करते हैं, बाकी सब नहीं करते हैं। वैसे समझ जाओ, वाटर से रिएक्ट करके HCl और HOCl, HF और HOF, लेकिन वापस HCl रिलीज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा।
हाइड्रोजन चैप्टर में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। HF और HCl क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, वाटर में H और Cl में ब्रेक हो जाते हैं। तो NCERT ने तो ऐसे लिखा हुआ है H पॉजिटिव F नेगेटिव विद द रिलीज ऑफ O2, यानी कि यू कैन से कि यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन से इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब चलते हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 में मैं बोलूंगा ग्रुप 18 की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ लो, खत्म है काफी सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुप 18 में सीधे जेनॉन की रिएक्शंस हैं फ्लोराइड्स की, उससे पहले सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो क्या है, तो देखो वाई क्यों मैं एक साथ सारी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप रिलेट कर सको कि हर फिजिकल प्रॉपर्टी का रीजन एक है, हर क्वेश्चन का रीजन एक है। जैसे अगर ग्रुप 18 की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, उसको छोड़ के सारे गैसेस हैं। वाई? सारे मोनो एटॉमिक हैं। वाई? तो मतलब पहले तो हमें क्या लिखना चाहिए, स्टेटमेंट लिखना चाहिए, ऑल आर गैसेस, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट लिखना चाहिए मोनो एटॉमिक, या फिर क्या लिखना चाहिए, सभी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वाई ऐसा क्यों है, इन सबका रीजन यही है, बिकॉज दे हैव वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, क्योंकि इनके वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। ये क्यों आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं बनाते, रीजन वाई दे हैव वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, मान लो रीजन ही पूछ लिया जाए तो इसका रीजन है बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो दिस इज 5 स्टार पॉइंट, खा जाना है इसको, ठीक है। 5 स्टार पॉइंट है, क्या है 5 स्टार पॉइंट, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल फुल्ली फिल्ड सबशेल। तो अब अलग अलग तरीका है ऑब्जेक्टिव में लिखने का, हो सकता है ऑप्शन आए एक्स्ट्रा स्टेबल P6 कॉन्फ़िगरेशन, NP6 कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड आ सकता है, या ये वर्ड आ सकता है एक्स्ट्रा स्टेबल फुल्ली फिल्ड पी सबशेल, एक्स्ट्रा स्टेबल फुल्ली फिल्ड पी सबशेल, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ग्रुप 18 में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस आप इधर उधर से रिलेट करके पढ़ोगे। ग्रुप 18 में सबसे इंपॉर्टेंट है उनके यूजेस। हीलियम का यूज डाइविंग एपरेटस में होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम डालते हैं। व्हाई? हीलियम हैज लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, क्योंकि हीलियम की ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होती है। व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ये सारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आर मोनो एटॉमिक, क्योंकि स्टेबल होते हैं, किसी से बॉन्ड बनाते नहीं, सज्जन इंसान होते हैं, ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना। तो अब सर लास्ट मोमेंट में बता दो हाउ टू रिलेट एवरीथिंग, सारी चीजों को रिलेट कैसे करना है। तो मैं तो बोलूंगा सारी चीजों को रिलेट ऐसे करना है, आपको सबसे पहले तो यहां पे सोचना है मेल्ट स्टेट के बारे में, ठीक है। मैं बोलूंगा कि जब भी आप ग्रुप को सोचोगे, माइंड मैप बनाओगे, तो सबसे पहले सोचोगे फिजिकल स्टेट के बारे में कि कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, क्योंकि अगर आपने इतना ही याद कर लिया ना कौन सॉलिड कौन लिक्विड, तो भी कुछ हद तक, अगर एक्सेप्शन छोड़ दें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो कुछ हद तक आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट कर पाओगे। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बाद ये पता होना चाहिए कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन मेटलॉइड है। उसके बाद आपको कलर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कलर्स। उसके बाद आपको नेचर पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग। फिर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और अगर मैं ओवरऑल सम अप करूं तो मेनली आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना, 16 और 17 में देना। ग्रुप 13, 14, 15 में तो यही याद कर लो कौन मेटलॉइड है, क्यों बोरोन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों कार्बन हार्डेस्ट है, बस इतना याद कर। तो here we finished physical properties of complete group 15 element। अगले चैप्टर में हम या पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स फॉलोड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब
जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड बनना, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनना, या किसी की रिएक्टिविटी कम है, किसी की ज्यादा है, कोई ऑक्टा एटॉमिक है, कोई टेट्रा एटॉमिक है, किसी का ओपन स्ट्रक्चर है, किसी का क्लोज स्ट्रक्चर है, कोई कैसे ऑक्सो एसिड बनाए, तो ये सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम कवर करेंगे केमिकल ट्रेंड्स में। और तो यू कैन से 3 लेक्चर हो गए, इसके बाद वाला जो आएगा तीसरा लेक्चर नंबर 4 में हम प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स करेंगे, लाइक बोरिक एसिड, बोरेक्स, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड, तो फ्लोराइड्स एंड नॉन फ्लोराइड्स, तो वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो इन दिस वे हमें एग्जाम्पलर और उनके क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो मैं चाहता हूं इन द मीन टाइम आप एक बार जरा एग्जाम्पलर से गो थ्रू हो और देखो क्या आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस इस लेक्चर में कवर हो रहे हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।